बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं आपकी खिदमत में पहले भी हाज़िर होता रहता हूँ और आज मैं अपनी 10वीं वीडियो कोविड-19 सीरीज़ के लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो मेरा मीडिया चैनल है मेडिकल ख़बरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली, इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस भी करें और उसके अलावा इसको शेयर भी करें ताकि ये आपको भी बर वक्त मिलती रहे और दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचती रहे। शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कशन करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो है वैक्सीन। हम आपको वैक्सीन के बारे में आज कुछ बातें बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये वैक्सीन होती क्या है? देखिए, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बैक्टीरिया, वायरस या उसके किसी पार्ट जैसे कि उसके सब यूनिट्स आरएनए, डीएनए से बनती है। जब ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है और ये क़ुव्वत मदाफ़ियत जो होती है ये ह्यूमरल भी होती है, यानी एंटीबॉडी भी, और सेलुलर भी होती है। इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन है ये कितनी तरह की होती है? इसको हम ब्रॉडली आसानी के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला ग्रुप है वो है लाइव एटेन्यूएटेड। इस ग्रुप के जो एग्जाम्पल है, कॉमन है बड़ी, MMR, मम्प्स, मीजल्स और रुबेला वैक्सीन। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड का एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है, हेपेटाइटिस ए और फ्लू वैक्सीन। ये कॉमन इसके एग्जाम्पल है। तीसरा ग्रुप जो है वो ज़रा, उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, एक ग्रुप के अंदर शामिल कर ली गई हैं, जैसे कि उसमें सब यूनिट है, कंजुगेट है, रिकॉम्बिनेंट है। इसके एग्जाम्पल में हिब है, हेपेटाइटिस बी है, मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल वैक्सीन है। इसके अलावा जो चौथा ग्रुप है वो टॉक्साइड ग्रुप है। अच्छा, टॉक्साइड ग्रुप जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन उसका जो पॉइजन होता है, वो जो सीक्रेट करते हैं बॉडी में जाकर, उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उसके लिए टॉक्सिन का एक लो फॉर्म में टॉक्सिन दिया जाता है ताकि बॉडी प्रिपेयर रहे उससे फर्दर मुकाबला करें। आजकल 2 नई वैक्सीन आ रही हैं। दो नई वैक्सीन तो नहीं कहना चाहिए, 2 ग्रुप ऑफ वैक्सीन है जिनमें डीएनए वैक्सीन और आरएनए वैक्सीन है। ये नई वैक्सीन सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल हमारा मसला जो है वो है कोरोना वायरस का। वो इसकी वैक्सीन के बारे में कोई अपडेट्स है आपके पास कोई? जी, ये वैक्सीन जो है कोविड-19 की, ये 140 प्रोजेक्ट इस पे काम हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें से 25 जो हैं वो बहुत एक्टिव है। अच्छा, मैं ये समझने से पहले लोग ये सवाल करते हैं कि वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए जी, वैक्सीन आने में टाइम लगता है कि इसका एक प्रोसेस है, वो आमतौर पे 2 से 3 साल उसके अंदर लगते हैं हमें। लेकिन चूँकि ये जो कोविड-19 है ये बहुत तेज़ी से फैला है, पेंडेमिक है, तो इसकी डिमांड, ज़रूरत, प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि तेज़ी से वैक्सीन प्रोड्यूस की जाए। लेकिन फिर भी कितनी भी तेज़ी कर लेंगे तो 1 ईयर टू 1.5 ईयर, यानी 12 महीने से 18 महीने तो लगेंगे। अच्छा, अब ये टाइम क्यों लगता है, सवाल ये पैदा होता है। टाइम इस वजह से लगता है कि इसके कुछ फेजेस होते हैं। उन फेजेस में से वैक्सीन को उस मराहिल से गुजारा जाता है। पहला होता है प्री क्लिनिकल का मतलब होता है कि जो वैक्सीन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन तैयार करनी है, वो हम लोग एनिमल्स में देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर वहाँ से हम ये सक्सेसफुल गुजर जाते हैं तो फिर हम सेकेंड फेज़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फेज़ 1। फेज़ 1 में एक लिमिटेड, यानी 100 में 1000 के अंदर लोगों को ये हम दोबारा देते हैं। फिर उसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को निकालते हैं और उसकी डोज को भी कैलकुलेट करने की कोशिश। अगर वहाँ से भी हम सक्सेसफुल तरीके से निकल जाते हैं तो हम दूसरे फेज़ में चले जाते हैं। दूसरे फेज़ में हज़ारों की तादाद में लोगों को ये दी जाती है वैक्सीन। उससे फिर देखा जाता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसकी इफिकेसी का मतलब है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही कि नहीं, और उसकी डोज क्या है। अगर ये भी सक्सेसफुल हो जाता है तो फेज़ 3 में चले जाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों को ये फिर दी जाती है। जैसे अमेरिका में इस वक्त 1 लाख से भी ऊपर लोग वॉलंटियर तैयार हो गए हैं फेज़ 3 के लिए। तो फेज़ 3 में लाखों लोग, जब ये फेज़ 3 भी कामयाब हो जाता है, डोज निकल आती है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इसकी इफिकेसी पता लग जाती है कि इफेक्टिव होगी, फ़ायदा देगी, तो ये जनरल पब्लिक के लिए निकाल दी जाती है। तो इस तरह से ये इसलिए इसमें टाइम बहुत लगता है। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 140 कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, लेकिन 25 कंपनी बड़ी एक्टिव है। अच्छा, वो जो कंपनीज एक्टिव हैं उनमें जो चाइनीज़ कंपनी है वो सबसे आगे है, साइनोवैक के नाम से। वो एक इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन होगी और वो कहते हैं कि हम फेज़ 3 में ब्राज़ील में वो लोग कर रहे हैं फेज़ 3, इसका फर्स्ट 1 और 2 कर चुके हैं।
दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, जो जेनिका एस्ट्रा के ताउन से बना रही है। इसमें चैंपियंजीज जो वायरस है एज ए वेक्टर यूज़ होगा। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इस पे काम कर रही है। अच्छा, तीसरी फिर एक चाइना की कंपनी है कैनसाइनो, वो भी काम कर रही है एंड उनका भी फेज़ 2 ट्रायल चल रहा है। तीसरी कंपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके पर लोगों की नज़रें हैं, वो है मॉडर्ना। मॉडर्ना कंपनी जो है ये यूएसए की कंपनी है और ये बड़ी अच्छी किस्म की वैक्सीन मैसेंजर आरएनए को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एज ए एक्टिव एजेंट। तो उसके ख़िलाफ़ जब ये प्रोड्यूस होगी तो कहते हैं कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इसका रिस्पांस होगा, इफ़िकेसी बहुत अच्छी होगी और ये इनेट और ह्यूमरल दोनों को करेगी। और वैसे दूसरी वैक्सीन भी शायद उनको करें, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा ये बात की जा रही है। अच्छा, मैं चलते चलते एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि रशिया भी इस मैदान में बीच में आ गया है और वो भी एक वैक्सीन को अपने फेज़ 2 ट्रायल में ले आए हैं। ये कल ही की एक न्यूज़ है। तो कहने का मतलब है कि मुकाबला बहुत तेज़ी से जारी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगले साल के शुरू में तक शायद हम वैक्सीन हमें मिल पाए। लेकिन देखना है, अभी इंतज़ार करना है कि आगे क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई वैक्सीन के बारे में और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप सब खुश रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखें और इस पेंडेमिक पे कंट्रोल करने के लिए ताउन करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।